हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो हमेशा की तरह इस बार भी हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन लेकर। एंड होपफुली ये सेशन भी आपको पिछले वाले सेशंस की तरह बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आपकी जो क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वो बहुत अच्छे से होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एन ऑसिलेटर कंसिस्ट। तो 4 ऑप्शन हमें दिए हैं और उनमें से हमें चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला लिखा है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, तो ये बिल्कुल सही है। पहला वाला एम्पलीफायर जो है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है। अब जो भी 4 ऑप्शन है उनमें ये देख लो कि ए कहाँ कहाँ है, उसको छोड़ो, बाकी जहां पर ए नहीं है वो गलत कर दो। तो पहला दूसरा ऑप्शन जो उसमें बी डी लिखा है, क्योंकि ए सही है 100% सही है, तो बी गलत हो गया तुम्हारा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। फिर फोर्थ ऑप्शन बी सी डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। तो अब तुम्हें चूज करना है ए, 1 और 3rd। पहला और तीसरे ऑप्शन में से तुम्हारा आंसर है। दूसरा ऑप्शन है हैज नॉइज एज द इनिशियल सिग्नल। इनिशियल सिग्नल में नॉइज मिलेगी, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अब पहला ऑप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है ए और डी, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर तुम्हारा कौन सा बच गया, ए बी सी। तो आंसर तुम्हारे पास कौन सा आ गया, ए बी सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वोल्टेज गेन इज हाईएस्ट इन। वोल्टेज गेन किस में हाईएस्ट होता है, तो किस में हाईएस्ट होगा, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में हाईएस्ट होगा। तो वोल्टेज गेन कहां पर हाईएस्ट होगा, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में हाईएस्ट होगा। Next, in common base amplifier, if the emitter current is 2 milliampere and current gain is 0.99, then base current is, तो IE की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 2 मिलीएम्पियर और अल्फा जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.99। तो हमारे पास यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, IC की। तो IC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IE। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी IC। तो IC की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इंटू IE। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.99। तो 0.99 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 मिली एम्पियर से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.98। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 1.98। हमें क्या निकालना है, बेस, कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए बेस करंट निकालनी है। तो सिंस IE इक्वल्स टू होता है किसके, IC प्लस IB। तो IB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, IE माइनस IC। तो IE जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 मिली एम्पियर, और IC की वैल्यू हमने निकाल लिया 1.98। तो हमारे पास जो आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा 0.02 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आंसर इज 0.02 मिली एम्पियर विच इज ऑप्शन सी, यानी कि 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेक्टिफाइंग एक्शन। इनमें से कौन सा रेक्टिफाइंग एक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर जो आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, डायोड। डायोड क्या करता है, एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में। तो इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इनमें से पीएन जंक्शन डायोड के लिए सही कौन सा है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इन फॉरवर्ड बायस द करंट फ्लोज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट ही। दूसरा है द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेज इन रिवर्स बायस। डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है रिवर्स बायसिंग में वो बढ़ेगी, यहां पर लिखा हुआ है घटेगी, तो ये गलत है। तीसरा है द अवेलेंस ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड बायस। अवेलेंस ब्रेकडाउन जो होगा वो रिवर्स बायसिंग में होगा, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। तो सही स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर पर जो चार्ज है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। यहाँ पर नाम से देखने में हमें लगेगा पी टाइप है, पी टाइप मतलब पॉजिटिव आएगा, पर वो पॉजिटिव नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए एन टाइप का, तो वहां पर भी क्या आएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर के अंदर उसका इफेक्टिव मास किस पर डिपेंड करता है। तो इफेक्टिव मास डिपेंड करता है किसके ऊपर, बैंड स्ट्रक्चर पर, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3rd, और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन बैंड स्ट्रक्चर। इट डिपेंड्स ऑन बैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन बैंड स्ट्रक्चर, बैंड स्ट्रक्चर। इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एन एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 22 वोल्ट। 22 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इट इज कनेक्टेड टू अ सर्किट कंटेनिंग 10 मिली हेनरी इंडक्टर। 10 मिली हेनरी का इंडक्टर है। द सर्किट करंट इन द सर्किट इज, तो करंट कैसे निकालोगे, आई नॉट इक्वल्स टू आप कर दो वी नॉट अपॉन एक्सएल। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 22। एक्सएल निकालना है, तो एक्सएल किसके बराबर होगा, ओमेगा एल।
तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। तो एफ की वैल्यू है कितनी 50 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 100 पाई, और एल कितना हो जाएगा 10 मिली हेनरी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर -3। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना बचेगा, ये पाई बचेगा। तो इसको पाई से डिवाइड कर दो, पाई से। तो पाई से डिवाइड करोगे तो पाई 22/7, तो ये आंसर आ जाएगा 7। तो ये 22 वाला तो कट हो गया, ये 22 वाला कट हो गया। अब यहाँ पर हमें कौन सा दिया है, ये इंडक्टर दिया है ना। तो इंडक्टिव जो सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट, उसमें लीड कौन करेगा, इंडक्टिव सर्किट में लीड करेगा ईएमएफ लीड करेगा, करंट लैग करेगी। कितने से लैग करेगी, π/2 से। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रही है, लैग कर रही है π/2 से, तो 4th आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्पेस शिप इज अप्रोचिंग अ सोर्स ऑफ लाइट विद अ स्पीड इक्वल टू 0.5 c, लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। अब लाइट जो है, जो पोस्टुलेट होते हैं, किसके पोस्टुलेट, रिलेटिविटी थ्योरी के, उसके अकॉर्डिंग किसी भी फ्रेम में आप लाइट को ऑब्जर्व करोगे तो उसकी स्पीड सेम रहेगी। तो यहां पर लाइट की स्पीड सेम रहेगी, कितनी रहेगी, c रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द टेम्परेचर एट विच द एवरेज स्पीड ऑफ H2 मॉलिक्यूल विल बी द सेम एज दैट ऑफ N2 मॉलिक्यूल। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वी एवरेज, वो कितना होता है, वो होता है √8RT/πm। ठीक है। अब यहां से हमें बोला है कि एवरेज स्पीड ऑफ H2 मॉलिक्यूल विल बी सेम एज N2 मॉलिक्यूल। तो दोनों की स्पीड बराबर करनी है, तो यहां से दोनों की स्पीड बराबर करें। 8RT, ये हाइड्रोजन वाला हो गया, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो हो गया 2, और इसको बराबर करना है किसके, बराबर करना है N2 के। तो N2 के लिए हो जाएगा 8R, और टेम्परेचर उसका दिया है 35 को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, इसको कन्वर्ट कर दो आप केल्विन में। तो ये हो जाएगा 8 और 10 308, तो ये हो जाएगा 308, और यहाँ से अपॉन इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो पाई और इंटू 28। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा हमारे पास TH/2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 308/28। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 22। ठीक है, कितना आएगा 22। इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये केल्विन में आया है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो इसको माइनस कर दो, 273 इसमें से माइनस कर दो, तो 273 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 251 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आंसर आ जाएगा, 251, विच इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिक फटीग डिस्टिंक्टली इलस्ट्रेटेड इन। इलास्टिक फटीग जनरली किसमें इलस्ट्रेट किया जाता है, तो वो किया जाता है किसके अंदर, आयरन के अंदर। ठीक है, आयरन के अंदर। नेक्स्ट, the pressure exerted on the walls of the container by a gas is due to the fact that the gas molecule change their momenta due to collision with the walls। ये जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं, इक्वेशन भी हमारे पास बनती है PV = 1/3 NM और VRMS²। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, और ये किसकी वजह से होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू कॉलिजन विद द वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल पासिस थ्रू रीजन having random magnetic field then the kinetic energy of change particle, चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पर मूविंग चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने का मतलब जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा W = होता है KF - KI, और ये 0 आ जाएगा। कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि वो एक सर्किल में मूव करता है। सर्किल में मूव करेगा तो जो टेंजेंशियल स्पीड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, 3rd। नेक्स्ट, इफ 2 लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। 2 करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, ये पैरेलल है, इनमें करंट पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर इनमें करंट जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फिलहाल इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, अट्रैक्ट। द एरिया ऑफ हिस्टेरिस लूप फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट। तो जो हिस्टेरिस लूप है उसका एरिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस पर साइकिल। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज प्रपोज्ड बाय। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया यहाँ कहाँ से, मैक्सवेल से। तो मैक्सवेल से एक कॉन्सेप्ट आया और इसकी जो वैल्यू आई
ये आई एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी, और ये केवल तभी आएगा जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस केस में होगा? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो मैक्सवेल ने हमें दिया। नेक्स्ट, अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टर व्हेन द डिस्प्लेसमेंट करंट रिड्यूसेस टू जीरो, द एनर्जी ऑफ एलसी सर्किट इज। तो एनर्जी ऑफ एलसी सर्किट क्या होगा? जब चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इंडक्टर व्हेन द डिस्प्लेसमेंट करंट जब जीरो हो जाएगी, यानी कि आईडी जीरो हो जाएगा, आईडी जीरो हो जाएगा तो कैपेसिटर जो है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो खाली है। अब खाली है तो जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है वो सारी की सारी कहाँ चली जाएगी? वो इंडक्टर के पास चली जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, स्टोर्ड एंटायरली इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, फाई इक्वल्स टू वाई जेड देन इट्स ग्रेडियंट। तो इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो फाई इक्वल्स टू हो गया वाई जेड, तो डी फाई अपॉन डी वाई निकाल लो एक बार। डी फाई अपॉन डी वाई निकालोगे तो आएगा जेड जे कैप, और फिर एक बार निकाल लो डी फाई अपॉन डी जेड, तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा वाई के कैप। तो आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा जेड जे कैप और प्लस वाई के कैप। तो जेड जे कैप और वाई के कैप, कौन सा आंसर है? यहाँ पर ये आंसर बनेगा वाई के और जेड जे, यहाँ जे आएगा, ये सही कर लेना इसको। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ये हो गया आर वेक्टर। इसका डाइवर्जेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आर वेक्टर को लिख दो, जैसे ये आपने लिख दिया डी अपॉन डी एक्स। एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ वापस से। डाइवर्जेंस ऑफ, इसको आप लिख दो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जेड के कैप। तो ये बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी वाई वाई और प्लस डी अपॉन डी जेड जेड। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, अ थ्योरम दैट रिलेट्स सरफेस इंटीग्रल विद द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन से कौन कनेक्ट करेगा? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। भाई यही लिखते हो ना, ई डॉट डी एस। अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, तो ई डॉट डी एस को आप लिखते हुए क्लोज इंटीग्रेशन में है, तो इसको आप ऐसा लिख देते हो डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी। तो ये कौन सी थ्योरम होती है? ये थ्योरम होती है कौन सी? ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 4th। और वेक्टर इज अ सोलेनोइड, कोई वेक्टर सोलेनोइड है तो उसके लिए सही इक्वेशन होगी डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू 0 सोलेनोइड के लिए। अगर वो सोर्स होता तो इसके लिए आप लिखते डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेटर देन 0। ये होता किसके लिए? सोर्स के लिए। अगर ये सिंक है तो इसके लिए आप लिखोगे डाइवर्जेंस ऑफ ए लेस देन 0, तो ये हो जाएगा किसके लिए? सिंक के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2nd आ जाएगा। नेक्स्ट, अ डिस्क रिंग एंड स्पेयर of the same radius are allowed to roll down on inclined plane from the same height without slipping. Which of the one has highest kinetic energy? तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम होगी। तो ये बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। तो यहां से इसको आप ऐसा लिख लो हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको आप लिखो आई, पहले आई की वैल्यू लिख लेते हैं। तो आई की जो वैल्यू है वो डिस्क के लिए, रिंग के लिए और स्पेयर के लिए आपको लिखनी है। डिस्क, रिंग और स्पेयर। तो रिंग के लिए आई की वैल्यू, आई रिंग की वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर। इसी तरह से आई डिस्क की जो वैल्यू होगी वो होगी एम आर स्क्वायर बाई 2। और सिमिलरली आई स्पेयर के लिए जो होगा वो होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? वी अपॉन आर। तो यहाँ से टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। जैसे कि रिंग के लिए मैं निकालता हूँ, तो रिंग के लिए जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो बनेगी रिंग के लिए, ये बनेगी 1/2 एम वी स्क्वायर और इंटू यहाँ पर बन जाएगा 2। ये मैं ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद निकाल रहा हूँ। इसी तरह से आप डिस्क के लिए निकालोगे, डिस्क के लिए तो डिस्क के लिए बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर और ये बन जाएगा इंटू 3। और इसी तरह से आप किसके लिए निकालोगे? स्पेयर के लिए निकालोगे, तो स्पेयर के लिए बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर और इंटू 7/5। तो सबसे ज़्यादा जो आ जाएगा यहाँ 3/2 आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो आ जाएगा वो किसके लिए आ जाएगा? स्पेयर के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो जल्दी जो पहुँचेगा वो कौन पहुँचेगा? स्पेयर पहुँचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। न्यूटन सेकंड लॉ,
तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट any diameter is 2.2/5 mr square, then the moment of inertia of same sphere about the tangent। तो ये स्पेयर है और यहाँ ये टेंजेंट है और ये हमारे पास क्या है, जो एक्सिस है जो इससे पास हो रहा है, तो इसके अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट कैसे निकलेगा, IAB इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा mr स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7/5 mr स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर विच इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइस स्केटर्स, बैलेट डांसर्स एंड डाइव्स ऑफन यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये किसका प्रिंसिपल यूज करते हैं, एंगुलर मोमेंटम का। स्केटर जो होता है वो इस तरह से, आइस स्केटर होते हैं इस तरह से अपने हाथों से बैलेंस करके एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करके कंजर्व करके फिर वो रोटेट करते हैं एक टांग के ऊपर। इसी तरह से बैलेट डांसिंग में होता है। सिमिलरली सेम कहानी होती है किसमें, डाइव्स में। नेक्स्ट, लैग्रेंजियन ऑफ एटवुड मशीन। एटवुड मशीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी तुम्हें ऐसे। तो ये एटवुड मशीन है, यहाँ एक साइड एक मास होगा, एक साइड एक मास होगा, ये इधर जा रही होगी तो ये इधर आ रही होगी। जरूरी नहीं ये जो मैंने डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग चले, ये डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। तो इसका जब हम डेरिवेशन से लैग्रेंजियन इक्वेशन इसकी निकालते हैं तो ये बनता है हाफ m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर प्लस ये बन जाता है m1 माइनस m2 gx और माइनस v0 का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, अ सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोलिंग डाउन, ये नीचे आ रहा है ऐसे। तो ये नीचे जब आ रहा है तो एक तो इसको कौन सा चाहिए, ट्रांसलेशन मोशन के लिए x कोऑर्डिनेट चाहिए, और एक इसका जो ये एंगल है लगातार क्या करेगा, चेंज करेगा, है ना। तो एक तो चाहिए इसको क्या, x फॉर ट्रांसलेशन मोशन, और एक चाहिए इसको एंगल चाहिए फॉर रोटेशन। तो दो चाहिए इसको, एक चाहिए लीनियर के लिए और एक चाहिए रोटेशन के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 2। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।